ओके, किनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स, आप में से कोई कुछ पूछने लगा था अभी? अली में भी? नहीं सर। ओके, ठीक है। सो इससे पहले रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में मैं थोड़ा सा तस्करा कर चुका हूँ, लेकिन हमने इसे पेंडिंग रखा हुआ था ताकि हम इसे इसके एक्चुअल टॉपिक पे करें। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशंस प्रोसेस होती हैं वो जरूरी नहीं होती कि जिस तरह से आपको इक्वेशन एक सिंगल स्टेप में रिटर्न नजर आ रही हो उसी तरह से प्रोसेस हो। वी हैव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस और ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर वंस, एज कंपेयर टू सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं। वर्क एग्जांपल नंबर 5 में आपने एक रिएक्शन स्टडी किया था जिसमें हमने नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन, जिसे हमने प्रोपेनोन के नाम से बताया हुआ, से आयोडीन से रिएक्ट किया in the presence of a catalyst H positive hydrogen ions, and we produce two products. आयोडीन इसमें अपेयर नहीं हुई रेट इक्वेशन में, लेकिन H पॉजिटिव से अपेयर हुए, ठीक है, आइंस, जबकि वो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहे थे, रिएक्टेंट भी नहीं थे। ठीक है, ये सारा कुछ वर्ड एग्जांपल नंबर 5 में हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। अब रिएक्टेंट जो अपेयर करता है केमिकल इक्वेशन में may have no effect on the reaction rate, और सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के तौर पे भी नहीं है, कैटलिस्ट के तौर पे है या रीजेंट हो सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है रिएक्शन रेट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हम पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं। वेल, वो इस पॉइंट की तमहीद के लिए ये सारा कुछ आपको बता रहा है। ठीक, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन अकर होता है स्टेप्स में, हम इसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ये स्टेप्स जो है वो सेम रेट पे नहीं होते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स सपोज एक प्रोसेस 3 स्टेप्स में हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों स्टेप्स एक ही रेट पर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कोई स्टेप बहुत फास्ट हो, कोई स्टेप बहुत स्लो हो, और कोई भी स्टेप इंटरमीडिएट पोजीशन पे चलता हो। ऐसा भी हो सकते हैं कि 3 में से 2 स्टेप्स फास्ट हैं और एक स्लो है, या 2 स्लो हैं और एक फास्ट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब रेट्स में स्टेप्स का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। सही, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस स्टेप पे, स्लोएस्ट स्टेप पे। ठीक है, सो जो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अगर अपने स्कूल का रिले रेस याद करने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि रिले रेस सिंगल पार्टिसिपेंट रेस नहीं है। मतलब एक टीम एक साइड से होती है और उसमें भी 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि रिले रेस में हर पार्टिसिपेंट जो होता है वो अपना मैक्सिमम, अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी मैक्सिमम स्पीड या ड्यूरेशन जिसमें आप वो खत्म करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्लोएस्ट मेंबर पर, फास्टेस्ट मेंबर पर नहीं। वो टाइम अपना जल्दी कवर कर लेगा, लेकिन जो स्लोएस्ट मेंबर होगा वो टाइम देगा जिस टाइम में आप एक्चुअली मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनिंग पर्सन आपका स्लोएस्ट पर्सन होता है, आपकी रेस उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप अपने स्लोएस्ट पर्सन को उन चारों टीम पार्टिसिपेंट्स में से भी किसी तरह से फास्ट कर दें, तो योर चांसेस ऑफ विनिंग द रेस वुड बी मच बेटर। ठीक है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम रेसिंग, फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये एग्जांपल बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकती है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को, कि हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे क्यों डिपेंड कर रहे होते हैं, और स्लोएस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। ये एग्जांपल इस चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती है। पहले अगर नहीं भी समझ आया, अगली लाइन इसे अच्छा एक्सप्लेन करेंगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की अपेयर करती है रेट इक्वेशन में, फिर वो रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है फॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट्स, वो पेयर करेगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के भी अंदर। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस होता है वो पेयर नहीं करता ओवरऑल रेट इक्वेशन में, तो वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में भी शामिल नहीं होता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़हन में रखिएगा, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को अंडरस्टैंड करने में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयंस का इन्वॉल्व होता है इस तरह से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, लेकिन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारे पास आयोडीन कंसिडर नहीं हो सकता। आयोडीन क्यों कंसिडर नहीं हो सकता? अगर किसी चीज को हम रेट इक्वेशन में शामिल नहीं करते, ऑल्दो वो केमिकल इक्वेशन का हिस्सा है, तो उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर होती है? ऑलराइट, वेरीफाइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के साथ किनेटिक्स के अंदर बहुत जरूरी है। किनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट स्पीड, रेट रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए।
हम kinetic data इस्तेमाल करते हैं और कंफर्म करते हैं proposed reaction mechanisms को as confirmed reaction mechanisms। याद रखिए ये जो वर्डिंग यहाँ पे यूज की हुई है उसके लिए थोड़ा सा एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म यानी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है, किन दोनों चीजों ने पहले स्टेप में रिएक्ट किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, कौन सा स्टेप फास्ट था, कौन सा स्टेप स्लो था, ये सारा कुछ एक प्रपोज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। यानी साइंटिस्ट मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसके लिए प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स देते रहते हैं, ठीक है। और वो प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो तब तक जब तक के जो ना कोई नया मैकेनिज्म आ जाए वो प्रपोज मैकेनिज्म उसी तरह से कंसिडर किया जाता है कि वो अब एप्लीकेबल है, अगर वो उसके लिए वायबल सॉल्यूशन है तो, ठीक। तो इस तरह से हम वर्ड प्रपोज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि साइंस हमेशा एरर को और करेक्शन को गुंजाइश दे रही होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें कि मैकेनिज्म डिड्यूस नहीं होता काइनेटिक डेटा से, लेकिन काइनेटिक डेटा रिएक्शन मैकेनिज्म को कंफर्म करने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? काइनेटिक डेटा सिंपली हमें शो कर सकता है प्रपोज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो पॉसिबल है तो क्या करेक्ट मैकेनिज्म वो ही है या नहीं ये जरूरी नहीं होता। मतलब इट्स अ वे ऑफ कंफर्मिंग बट इट्स नॉट अ वे ऑफ फाइनल कन्फर्मेशन। वेरियस मैकेनिज्म प्रपोज किए जा चुके हुए इसी रिएक्शन के जिसमें प्रोपेनॉन आयोडीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास रेट इक्वेशन जो आती है इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन फर्स्ट ऑर्डर फॉर प्रोपेनॉन एंड इन फर्स्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन आयंस। However, iodine is not a part of that rate equation. हम डिड्यूस नहीं कर सकते रिएक्शन मैकेनिज्म रेट इक्वेशन से, लेकिन मैकेनिज्म कंसिस्टेंट जरूर होना चाहिए रेट इक्वेशन की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो इन्वॉल्व नहीं करता प्रोपेनॉन को या हाइड्रोजन आयंस को डायरेक्टली, बल्कि एक इंटरमीडिएट फार्मूला के ऊपर डील करता है। और अगर आप वो इंटरमीडिएट फार्मूला देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच भी शामिल है जो कि प्रोपेनॉन के फार्मूला का हिस्सा नहीं है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है जो कि वंस अगेन प्रोपेनॉन का फार्मूला का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन करके ये इंटरमीडिएट जरूर दे सकते हैं। कैसे? इसे अगले इक्वेशंस में प्रूव करते हैं। टेक अ लुक। प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयंस आपस में रिएक्ट करते हैं which is a quite a fast reaction and they are converted into an intermediate compound जिसमें doubly bonded ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन को भी कनेक्ट कर लेता है। और चूंकि अब ऑक्सीजन ने देखिए नीचे दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और उसने तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन कैन मेक अ 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स जितनी वायबल शेयरिंग है उससे ज्यादा शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इससे लगता है कि इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गया है और उसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म है जो कि इस हालत में नहीं रहती बल्कि क्विकली डिकम्पोज हो जाने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी। और हमारे पास एक स्लो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक और ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि इसकी डिस्टेबिलिटी की वजह से और हाइड्रोजन आयंस निकाल दिए जाते हैं। अब की मर्तबा जो हाइड्रोजन आयंस निकाले जाते हैं वो प्रोपेनॉन के ऑक्सीजन बेस्ड पार्ट से नहीं बल्कि कार्बन से निकाले जाते हैं और डबल बॉन्ड भी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। अब की मर्तबा स्ट्रक्चर से पॉजिटिव पार्ट खत्म हो गया और हाइड्रोजन आयंस निकल गए, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कैसे निकले इसे थोड़ा सा एनोटेट करके समझते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर हो। और से देखिए स्ट्रक्चर को जिसको हमने नेक्स्ट रिएक्टेंट के तौर पर लिख दिया है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है। हुआ क्या कि हमारे पास जो होगा वो डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां से इन दोनों में से किसी भी एक सिंगल बॉन्ड के ऊपर, वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से वहां का कार्बन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। डिस्टेबलाइज होने का मतलब ये है कि वहां का कार्बन 5 बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देता है। ये जो 5 बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करते हैं, लिहाजा स्ट्रक्चर अपने आप को किसी तरह स्टेबल करता है। वो वाला कार्बन जो 5 बॉन्ड्स बना रहा होता है वो एक हाइड्रोजन को अपने आप से डिटैच करके करता है, हेंस एक हाइड्रोजन आयन निकल आता है। अगर तो ये जबानी बताने में समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो ऑर्गेनिक का तरीका ये होता है कि हम इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता है लेट मी नो, मैं इस बुक शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और इसे ड्राइंग से आपको क्लियर कर देता हूँ। चक्कर बाद जी सर कर
क्या ये स्ट्रक्चर आपके जहन में है? ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें। CH3 मिथाइल ग्रुप्स हैं कार्बन से, कार्बन डबली बॉन्डेड है, इसके ऊपर एक अल्कोहल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पे और फिर इससे ये कैसे फॉर्म होता है इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कीप द स्ट्रक्चर इन माइंड। लेट मी स्टॉप द शेयरिंग ओवर हियर एंड लेट मी स्टार्ट सर इसमें से वो क्या पॉजिटिव एक और हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा? नहीं, एक्चुअली में हमारे पास ये देखिए, मैं इसे अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है कार्बन के ऊपर, ठीक है। सॉरी फॉर अ पुअर ड्राइंग बट दैट इज अ पार्ट व्हेन यू डू इट विद ठीक है, माउस इंस्टेड ऑफ योर ओन हैंड्स। ठीक, तो हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो मिथाइल ग्रुप से कार्बन के ऊपर डायरेक्टली बॉन्डेड थे, कार्बन डबली बॉन्डेड था एक OH के ऊपर और OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। Why? Because oxygen is capable of making two bonds, and whenever it's going to increase from the two bonds, and this is not just applied to oxygen, this applies to any element of the periodic table. अपने maximum number of covalent bonds से अगर वो एक covalent bond ज्यादा बनाता है तो वो automatically positive हो जाता है, because उसके जो octet electrons होते हैं वो उसकी requirement से ज्यादा sharing में चले जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर रहा है इस पॉइंट पे, तो डबल बॉन्ड एक्चुअली स्विच करता है किसी भी नियर बाय सिंगल बॉन्ड से, और हम ऐसा करेंगे कि इस डबल बॉन्ड को इस सिंगल के ऊपर फॉल करवा देंगे। मतलब उसी कार्बन के किसी भी और बॉन्ड के ऊपर ये डबल बॉन्ड फॉल कर सकता है, ये इस साइड पे भी फॉल कर सकता है, ये उस साइड पे भी फॉल कर सकता है, लेकिन चूंकि दोनों साइड्स पे मिथाइल है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हुआ क्या इसे फॉल करने से, आपकी बुक डायरेक्ट सिंगल स्टेप में दिखा रही है, मैं इसे आपको अभी मल्टीपल स्टेप्स में शो करना चाह रहा हूँ। दरम्यान का कार्बन वैसे का वैसा है, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो भी इसी तरह है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब की मर्तबा हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक मिथाइल ग्रुप होगा, लेकिन वो मिथाइल ग्रुप सिंगली नहीं बल्कि डबली बॉन्डेड होगा और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया OH के लिए, OH स्टेबलाइज हो गया, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन जिस कार्बन का सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हुआ है उससे कनेक्टेड कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम निकल जाएगा हमारे पास से। हाँ, इसे हम थोड़ा सा अरेज करें, ठीक है। मैं जो इसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन थे मैं उसे दोबारा सेपरेटली ड्रॉ करने लगा हूँ। आप देखेंगे तो ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव है इसके पास 5 बॉन्ड्स है, तो इसलिए 4 बॉन्ड्स लाने के लिए एक हाइड्रोजन उसका निकल जाएगा फिर। राइट ऐसे, और एक हाइड्रोजन निकलेगा किस तरह से, देखें ध्यान से समझें। जो कार्बन पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज एक ऐसी चीज पर आता है जिसके ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना हो, ठीक है। तो हुआ क्या, कार्बन जब किसी हाइड्रोजन को अपने स्ट्रक्चर से निकालता है 5 बॉन्ड्स को 4 करने के लिए, तो वो उस हाइड्रोजन को ऐसे नहीं निकालता, उस हाइड्रोजन को इस तरीके से निकालता है, थ्रो आउट करता है कि सिर्फ हाइड्रोजन थ्रो आउट हो, वो जो पूरे का पूरा बॉन्ड है वो उसके पास ही रह जाए, वो बॉन्ड अपने पास रख लेता है। क्यों, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, जो कि अगर इस कार्बन पे चला जाएगा तो इस पॉजिटिव को दोबारा बैलेंस कर देगा ओरिजिनली न्यूट्रल में, ठीक है। तो कार्बन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालता है और वो भी हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, उस करीब को उसका इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करता। हमारे पास ये सेपरेट होता है हाइड्रोजन आयन, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये फाइनली स्टेबलाइज होता है इन द फॉर्म व्हाट वाज रिटन इन द बुक, वेयर वन कार्बन इज कनेक्टेड टू अ मिथाइल ग्रुप and then to an alcoholic group, and then on the other side where we had a double bond that is finally converted into a methylene, or what we call a CH2 group doubly bonded, ठीक है ना। अब ये CH3 की बजाय CH2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव हुआ, उसने एक बॉन्ड भी अपने पास रख लिया। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक का इतना हिस्सा समझने के लिए अगर आपको सिंपल सेंस हो कोवलेंट बॉन्ड की कि वो म्यूचुअल शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन कार्बन का पॉजिटिव साइन रिमूव करने के लिए कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन कारामद नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। लिहाजा जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हाइड्रोजन आयन के तौर पर रिमूव हुआ और कार्बन का अपना पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। डबल बॉन्ड स्टेज देयर। डू यू गेट द पॉइंट? जी सर।
So this basically gives us two products, one, this one, and one hydrogen ion, and those two products are written in the reaction in the book. ठीक है, I'm gonna save that as a picture. ये picture मैं आपको send कर दूंगा. The poor drawing would be sent through WhatsApp, bro. मैं इसे दोबारा close कर देता हूँ. ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं इससे पहले कि मैं इस व्हाइट बोर्ड को क्लोज करूं? ऑलराइट. ठीक है, हम दोबारा बुक पर आते हैं. सो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बन गए. ये एक स्लो रिएक्शन था. ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया है ये एक्चुअली दोबारा आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है. अब होता क्या है, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें आयोडीन का अपना सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है. दो आयोडीन्स होते हैं. एक आयोडीन ऐसा होता है जो हमारे पास रिएक्ट कर सकता है. किस तरह से, ये डबल बॉन्ड दोबारा OH पर शिफ्ट होता है. OH को पॉजिटिव करता है. कार्बन के पास एक बॉन्ड बनाने की गुंजाइश होती है. कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव साइन आ रहा होता है और वो एक आयोडीन को अपने पास इजीली कनेक्ट कर लेता है. ठीक है, और हमारे पास एक आई नेगेटिव रह जाता है, एक आई इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और सिस्टम में डबल बॉन्ड दोबारा एल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ मूव कर गया. ये भी एक फास्ट रिएक्शन होता है. क्या ये रिएक्शन भी समझ आ जाता है इस तरह से? याद रखिए, आपने मैकेनिज्म शो नहीं करने, मैंने सिर्फ आपको समझाने की नजर से बताया था ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोवेलेंट बॉन्ड वाली, जो कि हम यहाँ पर एक एडवांस्ड प्रोसीजर के लिए समझ रहे हैं, वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब दोबारा OH के ऊपर शिफ्ट होता है तो आपके पास कार्बन के पास एक और बॉन्ड बनाने की गुंजाइश होती है. वो दो आयोडीन में से एक आयोडीन को उस बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लेता है. लिहाजा एक आई नेगेटिव हमारे पास सिस्टम में बच जाता है. ये एक फास्ट रिएक्शन होता है. ठीक है, अब यही कंपाउंड इसी आई नेगेटिव के साथ इस तरह से बिहेव करता है कि ऑक्सीजन फाइनली उसी हाइड्रोजन से दोबारा जान छुड़ा लेता है. ठीक है, किस तरह से, बॉन्ड को पॉजिटिव साइन को रिमूव करने के लिए उस हाइड्रोजन का बॉन्ड अपने पास रखेगा. वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के तौर पे सिस्टम में आएगा. H पॉजिटिव और I नेगेटिव आपस में मिलकर HI बना लेते हैं. ये जितने स्टेप्स हो रहे हैं ये सारे टुवर्ड्स स्टेबिलिटी मूवमेंट हो रही है. देखिए, H पॉजिटिव पहला स्टेप दोबारा गौर से देखें. मैं इसे फिर एक स्पॉटलाइट से एनोटेट कर देता हूँ. H पॉजिटिव जब रिएक्ट करता है एसीटोन के साथ तो ये रिएक्शन, ये पॉजिटिव और डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से आपस में ट्रैक्शन बेस पर होता है. लेकिन ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है. अनस्टेबल स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन आयन को रिमूव करके. हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के बाद सिस्टम में वो जो एक डबली बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन को रिमूव करता है. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनता है वो आई नेगेटिव के साथ फिर इस तरह से केपेबल होता है रिएक्ट करने का, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अपने आप को फिर रीस्टेबलाइज करता है H पॉजिटिव आयन निकाल के. वो H पॉजिटिव आयन सिस्टम में आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट और HI दोनों फॉर्म हो जाते हैं. ठीक, ये चीज क्लियर होती है? अब चारों क्लियर होते हैं? रिमेंबर, मैंने हर स्टेप के लिए आपको डिफाइन किया है कि क्यों ये स्टेप हो रहा है. एंड रिमेंबर, एवरी स्टेप अकर्स because might be due to an attraction, but the products they form are usually towards a greater stability, towards a higher stability. Figure 22.17 का लेजर स्टडी रीड कर लें. प्रोपेन मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को. वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि सोली प्रोपेन 2-ol फॉर्म करता है. ये रिएक्ट करता है रैपिडली आयोडीन के साथ और आपको प्रोडक्ट्स दे देता है. ये बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस मैकेनिज्म का. अगर यही पूरा मैकेनिज्म पेपर्स में आ जाता है तो ये लाइनें लिखना इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देगा. याद रखिए, मैकेनिज्म को 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करने का बेहतरीन तरीका वो है जो इस फिगर के लेजर में लिखा हुआ है. यानी कि आपके पास स्टेप 1 से 4 के दरमियान जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन्होंने इसे 2-3 लाइंस में ही बता दिया. ये हम ए लेवल स्टूडेंट को ये आइडिया दे रहे होते हैं कि हर रिएक्शन जो ऊपर दिया हुआ है उसे एक सेपरेट लाइन में बताना जरूरी नहीं. आप देखेंगे वो 4 रिएक्शंस को 2 लाइंस में यानी 2 सेंटेंसेस में सम अप कर रहा है. एंड यू कैन डू द सेम. एग्जाम में हर रिएक्शन को सेपरेट लाइन में नहीं गो थ्रू करना. Until unless reactions एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो फिर ये कर लें. लेकिन अगर आप रिएक्शंस को आसानी से दो सेंटेंसेस में सम अप कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस यूज मत करें. That would go against you. That would take up more space. मेरी बात समझ आती है? This is a writing tip for an advanced level student. अब ये जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है. रिएक्शन आयोडीन और इंटरमीडिएट का जो होता है, ठीक है, वो फास्ट है, सही.
और मॉलिक्यूल्स, आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से बाद में इन्वॉल्व होते हैं, इससे पहले इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है लोग, हमारे पास 3 रिएक्शंस फास्ट हैं और सिर्फ एक रिएक्शन स्लो है। उस स्लो रिएक्शन को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। आप देखिए कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पहले तक सिस्टम पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आयोडीन शामिल नहीं है। यही वजह है कि आयोडीन रिएक्शन इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में सॉरी, शामिल नहीं। क्लियर हुई? उसने बड़े अच्छे तरीके से ये बात डिफाइन की है। अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप तक या रेट डिटरमिनिंग स्टेप का कोई सब्सटेंस हिस्सा नहीं है तो प्रोबेबली वो सब्सटेंस रेट इक्वेशन का हिस्सा भी नहीं होगा। ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। आई होप कि क्लियर होती हो। नहीं होती गूगल हो रही तो हम अपनी अगली एग्जांपल पे आते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। अगली एग्जांपल एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हम 2-3 मरतबा स्टडी कर चुके हैं अब तक। एक तो इसी चैप्टर में 2 मरतबा हो चुका हुआ है और एक पहले हम एएस में भी कर चुके हुए हैं। हमारे पास जो N2O5 है, ये एक ऐसा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो इजीली डिकम्पोज कर जाता है इनटू NO2 एंड O2। हमने इसका रेट डिफाइन किया हुआ है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन N2O5। ये सजेस्ट करता है मैकेनिज्म रिएक्शन के लिए। रेट इक्वेशन सजेस्ट करती है कि एक सिंगल N2O5 मॉलिक्यूल जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। ये चीज फिट करती थी प्रपोज्ड मैकेनिज्म में जो सजेस्ट करता था कि N2O5 पहले डिकम्पोज होते हैं और NO2 और NO3 बनाते हैं। ये एक स्लो स्टेप है, लेकिन इस स्लो स्टेप के बाद हमारे पास फास्ट स्टेप भी होता है, रिलेटिवली फास्ट, लेकिन उसका रिएक्शन रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर एक सिंगल स्पीसीज एटम आयन या मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हो तो ऐसे रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। एक डेफिनेशन है जो कि आपको जहन में रखनी है, याद रखनी है। ये डेफिनेशन एज सच सिर्फ एक आधी मर्तबा पास्ट 10 इयर्स में आई हुई है। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स उन्होंने जरूर यूज किए हैं अपने क्वेश्चंस में, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एडवांस टर्म। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसकी रेट इक्वेशन में हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिख रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर दो स्पीसीज जो कि सेम और डिफरेंट भी हो सकती हैं वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है। उसने दूसरी बाइफिकेशन भी यहीं पर डिफाइन कर दी, जबकि यहाँ पर उसकी वो बात नहीं कर रहा, सिर्फ डिफाइन कर रहा है। ऐसे मैकेनिज्म भी हैं जिसमें ट्राइमॉलिक्यूलर स्टेप हो, लेकिन वो रेयर होता है क्योंकि 3 स्पीसीज एक टाइम पे कोलाइड करना ये थोड़ा सा हाई अनलाइकली है। 2 स्पीसीज के लिए कोलाइड करना आसान है, which gives us the idea कि हमारे पास एक इमेजिनेशन जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि हमारे पास जो है वो स्पीसीज जो रिएक्ट कर रहे हैं वो आपस में कोलाइड भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। एंड डोंट फॉरगेट द बेसिक्स जो आपको एएस में पढ़ाई गई थी कि जब दो स्पीसीज आपस में कोलाइड करती हैं तो इनके पास मिनिमम एनर्जी अगर है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तो ही ये सक्सेसफुली कन्वर्ट कर सकती हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है लोग, हमारे पास इस रिएक्शन को नोट किया हुआ है। आपके पास N2O5 उसने बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, तमाम नाइट्रोजन ब्लू बॉल से और तमाम ऑक्सीजन रेड बॉल से शो किया हुआ है। आपके पास पहला स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें N2O5 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में और NO3 में। उसके बाद एक फास्ट स्टेप होता है, NO2 वैसे का वैसा है जबकि NO3 से NO बना और O2 बना। ठीक है, एक तरीका। दूसरा ये कि हमारे पास एक सिंगल स्लो स्टेप है, इससे NO2 NO3 बना और उससे एक फास्ट स्टेप हो गया जिससे हमारे पास 4 NO2 बने और 1 O2 बना। ठीक है, ये चीज इस तरह से भी एक्सप्लेन की जा सकती है, चाहे आप 1 2 3 उस तरह से फॉलो करें, ये चाहे आप 1 2 3 इस तरह से फॉलो करें, बात एक ही है। ठीक, ये चीज समझ में आती है। याद रखिएगा कि जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तभी हम इसके इस आंसर पर आ सकते हैं कि आपके पास 2 N2O5 मॉलिक्यूल्स होंगे वो 4 NO2 और 1 O2 बनाएंगे। तो 4 NO2 और 1 O2 बनता ही तब है जब आप दोनों मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये होगा, इसलिए इसे मिला के प्रोडक्ट जो है वो लिखे कि 2 N2O5 जो होंगे वो 4 NO2 और 1 O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। रिएक्शंस आपके सामने दिए हुए। ठीक है, all 3 reactions are given, N2O5 into NO2 and NO3, NO2 and NO3 into NO, NO2 and O2, and NO2 and O2 are of course going to give us NO2, which can be stated in the same way, NO plus NO3 gives us 2 NO2.
ठीक है, तो आपके पास जितने भी स्टेप्स हैं उसने सारे कंपेयर किए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर काइनेटिक्स, स्लो एंड फास्ट। और आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो स्टेप जो स्लो स्टेप है, और गौर से देखिए उस स्टेप के अंदर एक N2O5 मॉलिक्यूल के अलावा कुछ नहीं है रिएक्टेंट में। हम रिएक्शन स्टेप नंबर 1 की बात करें, इसमें सिर्फ एक N2O5 है, लिहाजा रेट इक्वेशन में भी एक ही मॉलिक्यूल N2O5 का आता है जो कि शो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन दोनों। ठीक, इसी तरह से उसने नीचे भी इसे इसी तरतीब से डिफाइन किया हुआ है। ये रेट इक्वेशन बताती है कि डिकम्पोजिशन हो रही है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की N5 ऑक्साइड के, रेट डिटरमिनिंग स्टेप दिया हुआ है, सब्सिक्वेंट रिएक्शंस बहुत फास्टर हैं बाय कंपैरिजन और इन्फ्लुएंस नहीं करते ओवरऑल रेट को। मैच करें रिएक्शन स्टेप्स, जो इलस्ट्रेशन आपको पिक्चर से दी हुई है ताकि आपको ये समझ आ सके कि हो क्या रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर होती है? यहां तक क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चंस बेटा? क्योंकि अब अगर हम आगे चलेंगे तो ये जो रेट मैकेनिज्म वाला हमारा टॉपिक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक कैटालिसिस के नाम से आगे है, जिसमें हमने कैटालिस्ट बेस्ड रिएक्शंस को स्टडी करने। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? जी सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, चलें गुड। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर को जरूर अंडरस्टैंड करें। ये जरूर अंडरस्टैंड करें कि सारे रिएक्शंस में से डेफिनेटली एक रिलेटिवली स्लो रिएक्शन जरूर एग्जिस्ट करता होगा और वो ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारे पेपर 4 में आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन के तौर पे मिलेगा, जिसमें आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आइडेंटिफाई करना हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन के स्लो और फास्ट लिख देने से ही इतना काफी हो जाता है कि स्टूडेंट ये स्टेप डिटर्मिन कर सके इजीली। ठीक है, हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं इससे पहले कि हम कैटालिसिस पे जाएं। प्रिडिक्टिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रेट मैकेनिज्म। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट मैकेनिज्म से कैसे बताएंगे? हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पता हो, अगर हम जानते हो कि इंटरमीडिएट्स जो अंदर सिस्टम के प्रेजेंट हैं या रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हैं या वो सब्सटेंसेस जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हो। मसलन आपके पास एक रिएक्शन है प्रोपेनॉन का ब्रोमीन के साथ, ये अल्कलाइन सोल्यूशन में हो रहा है, आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक ब्रोमाइड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और ब्रोमाइड आयंस आ रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, इस तरह से कि स्लो स्टेप में सिर्फ आपस में प्रोपेनॉन और वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बिहेव करते हैं और ब्रोमीन हमारे पास सिर्फ फास्ट रिएक्शन में आता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इस रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप इन्वॉल्व करता है एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉन का और एक हाइड्रोक्साइड आयन का। सो ये वाहिद दो स्पीसीज होंगी जो रेट इक्वेशन में आएंगी। रेट इक्वेशन ओवरऑल सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन और फर्स्ट ऑर्डर ही है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड, जिनकी मतलब है इनकी पावर सिर्फ 1 है और ओवरऑल रेट इक्वेशन जो होगी वो सेकंड ऑर्डर है। इसकी पावर 1 है प्रोपेनॉन की, इसका मतलब है प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। OH नेगेटिव की पावर भी 1 है, इसका मतलब है OH नेगेटिव के या हाइड्रोक्साइड आयंस के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 1 + 1 = 2। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उस दिन क्लास में स्टूडेंट्स कम थे इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। ब्रोमीन रेट इक्वेशन में अपेयर नहीं करेगी क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पहले सिस्टम के अंदर आती ही नहीं है रिएक्शन। लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रिडिक्ट करना ये आप कर सकते हैं। लिहाजा यही बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया था पेपर 4 के अंदर। ठीक, मतलब आपके सामने रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा दिया होता है, स्लो स्टेप को आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताते हैं, उसी स्टेप से आप रेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उस रेट इक्वेशन का अलग-अलग सब्सटेंसेस के हिसाब से ऑर्डर बताते हैं विद रिस्पेक्ट, ओवरऑल ऑर्डर बताते हैं और ये भी बताते हैं कि रेट इक्वेशन में कोई ऐसा स्पीसी भी रिएक्टेंट्स में से या रीजन्स में हो सकता है जो रेट इक्वेशन में शामिल नहीं है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेपर 4 का। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 4 सर। ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने दिया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिखे हो, स्लो और फास्ट से रेट डिटरमिनिंग स्टेप निकालना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से रेट इक्वेशन बनाना, रेट इक्वेशन को अलग-अलग स्पीसीज के हिसाब से उनका ऑर्डर बताना, ओवरऑल ऑर्डर बताना
और अगर कोई स्पीसी रेट इक्वेशन में शामिल नहीं है तो उसे अपने आंसर में स्पेसिफाई करना। ये 5 स्टेप्स आप किसी भी रिएक्शन, गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। करके देखना। हाँ, मतलब मैं बता देता हूँ, इस तरह का मैकेनिज्म लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। फिर देखेंगे कि अगर वो इक्वेशन बैलेंस है स्लो वाली, तो उसमें पहला और दूसरे मॉलिक्यूल के पहले कोई नंबर्स तो नहीं दिए हुए। अगर कोई नंबर्स नहीं दिए हुए तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर वो 1 पावर आएगी। अगर नंबर लिखे हुए तो उनकी पावर उतनी रेज हो जाएगी। जिसकी पावर जितनी है वो रेट पे उसी ऑर्डर के हिसाब से, रिस्पेक्ट के हिसाब से होगा। मतलब अगर पावर एक स्पीसी की 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, रेट उसके हिसाब से। और अगर दूसरे स्पीसी की पावर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, 1 नहीं है 2 है बल फर्स्ट, तो वो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ओवरऑल रेट किस तरह हो जाएगा, दोनों की पावर्स को ऐड अप कर देंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है, तो 1 + 2 3 के बराबर हो जाएगा। लिहाजा ओवरऑल रेट हम क्या बताएंगे, वो हम बताएंगे थर्ड ऑर्डर। ठीक है, और इसी तरह से कोई स्पीसी केमिकल रिएक्शन में तो था लेकिन वो रेट इक्वेशन तक नहीं आया, उसके बाद इस्तेमाल हुआ है, वो स्पीसी स्पेसिफाई कर दें। यहाँ 5 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। ये 5 स्टेप्स अपने आंसर के तौर पे लिखने की बात हो रही है। क्लियर हो गया? जी बस इसी चीज की डिस्कशन हो रही थी। अगर ये 5 चीजें आप अपने क्वेश्चन के आंसर में कर सकते हैं एक गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म से, याद रखिए पूरा मैकेनिज्म और सारी क्वेश्चंस क्वेश्चन का पार्ट होंगी। ठीक है, और उससे आगे ये 5 चीजें बताना या 4 बताना या 3 बताना, जो भी इसने स्पेसिफाई की हैं, ये आपको आनी नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस से आ जाएंगी। टॉपिकल निकालें, ऐसे तमाम क्वेश्चंस में रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है और आपने या तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताना है, या विद रिस्पेक्ट ऑर्डर बताना है, या ओवरऑल ऑर्डर बताना है, कोई चीज रेट डिटरमिनिंग इक्वेशन में क्यों नहीं आ रही वो डिस्कस करनी है। तो ये चारों 5 चीजें आपको क्वेश्चंस में आनी होनी चाहिए, ये बात हो रही थी। इसके लिए टॉपिकल पेपर्स जरूर ट्राई करें। 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर आपके आंसर्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल भी शामिल है क्वेश्चन में। अगर आप उसे वक्ती तौर पर स्किप कर दें और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें भी कोई हर्ज नहीं। क्लियर हो गई ये बात? जी, अब आते हैं कैटालिसिस पर। कैटालिसिस का मैं सिर्फ शुरू का पोर्शन करा रहा हूँ और शुरू का कैटालिसिस का पोर्शन बहुत ही आसान और बचकाना रहेगा आपको। ठीक है, कैटालिसिस किसी भी ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए। ये कैटालिसिस की डेफिनेशन है, ये बहुत आसान है, ये हमने पहले भी पढ़ी होती है। हम जानते हैं कैटलिस्ट की वर्किंग के लिए हम बता चुके हैं कि वो अल्टरनेटिव पाथवे या राउट देता है रिएक्शन के लिए। उस पे यूजुअली एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है या अपनी सरफेस को रेंडर कर देता है रिएक्शन को अकर होने के लिए। कैटलिस्ट की तीनों वर्किंग्स भी हम पहले पढ़ चुके होते हैं। हम कैटलिस्ट को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बहुत आसान है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वर्ड होमो मींस सेम, जीनियस जो है वो फेस को कहते हैं। ठीक है, जेनस से निकला है ये। और हेट्रो डिफरेंट को कहते हैं। वंस अगेन जेनस जो है वो फेस के। होमोजीनियस एज द नेम सजेस्ट, इसमें फेस सेम होगी, यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स जो होंगे उन सारों की फेस एक जैसी होगी। मसलन अगर कैटलिस्ट गैस है तो रिएक्टेंट्स भी गैस है, होमोजीनियस। कैटलिस्ट लिक्विड या एक्वा सॉल्यूशन है और आपके पास बाकी रिएक्टेंट्स में लिक्विड या एक्वा सॉल्यूशन है, तो होमोजीनियस। मसलन हाइड्रोजन आयंस कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को, और उस वक्त सारा का सारा कुछ सॉल्यूशन में, लिक्विड में या सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट तमाम एक्वस फेज में है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस कैटालिसिस। याद रखिएगा कि कैटालिसिस को होमोजीनियस करने के लिए सिर्फ आपने चेक करना है कैटलिस्ट को और रिएक्टेंट्स को। ये जो नीचे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ये सिर्फ चेक करने के लिए नहीं है, गो के ये इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का फैसला आप सिर्फ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट से निकालेंगे। इसी तरह हेट्रोजीनियस जिस तरह नाम से जाहिर है, उसमें कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट से डिफरेंट फेज या डिफरेंट स्टेट रखता होगा। मसलन अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर रहे हैं और उसके लिए आप सॉलिड मैंगनीज पेरोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंगनीज या कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में है, तो दोनों की स्टेट आपस में डिफरेंट हो गई। लिहाजा ये रिएक्शन जो है ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में चला गया। ठीक, प्रोडक्ट्स को नहीं देखना,
वरना इस रिएक्शन में तो हर चीज मौजूद है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, एक्वस भी है, लेकिन हम सिर्फ रिएक्टेंट्स को और कैटलिस्ट को देखेंगे, और अगर वो डिफरेंट स्टेट में है तो हेटेरोजेनियस, और सेम स्टेट पे है तो होमोजेनियस। याद रखिएगा सारे रिएक्टेंट्स का कैटलिस्ट के साथ सेम स्टेट में होना जरूरी है। अगर एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ सेम स्टेट में है जबकि दूसरा उससे डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और याद रखिएगा इस केस में एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड को एक ही कंसिडर किया जाता है। ठीक।